नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में कुछ न कुछ अवश्य ही अध्ययन कर चुके हैं, किंतु हम लोग प्रारंभ से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी का ये शब्द साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तथा इसी तरह से संस्कृत भाषा में इसी को विज्ञान और अरबी भाषा में इल्म कहा जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ जानना ही होता है। विज्ञान का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। यदि इन तीनों में कोई भी एक अनुपलब्ध है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे अगर कोई चीज़ सुव्यवस्थित है लेकिन क्रमबद्ध नहीं है या सुसंगठित नहीं है तो उसका अध्ययन पूर्ण नहीं होता। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यदि हम लोग किसी चीज़ को क्रमबद्ध भी कर ले जाएं और वह सुव्यवस्थित और सुसंगठित ना रहे तो वह परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार यदि किसी भी विषय का हमें अध्ययन करना है तो उसमें तीनों गुण होने चाहिए। वह सुव्यवस्थित भी होना चाहिए, सुसंगठित भी होना चाहिए और क्रम से भी होना चाहिए, तभी वह विषय हमें पूर्ण रूप से समझ में आएगा। विज्ञान की तीन शाखाएं हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। हालांकि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें जंतु विज्ञान और प्राण विज्ञान दो हैं। अब हम लोग अपने भौतिक विज्ञान पर आते हैं। तो भौतिकी यानी फिजिक्स, ये जो फिजिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ प्रकृति अथवा प्राकृतिक होता है। संस्कृत में भी प्रकृति के स्थान पर भौतिकी शब्द का प्रयोग होता है। इसी कारण इसे प्राकृतिक या प्रकृति विज्ञान भी कहा जाता है। इस तरह से यदि हम भौतिक विज्ञान को परिभाषित करना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि भौतिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं में जो संबंध होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। आज के इस संसार में भौतिक विज्ञान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उपयुक्त ना होता हो। आपके सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक हर कार्य आप भौतिकी के ढंग से ही करते हैं। जैसे यदि उदाहरण लिया जाए, यदि आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो बल लगता है, यदि किसी वस्तु को ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो भी बल लगता है। इसी तरह से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है और आप में थकावट आ जाती है। आप जब पृथ्वी पर चलते हैं तो घर्षण के कारण ही यह संभव हो पाता है। यदि हम बात करें रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान के महत्व की, तो भौतिक विज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के नए नए उपकरणों का आविष्कार होता है, जिसकी सहायता से रसायन एवं जीव विज्ञान में नित नित नए अनुसंधान हो रहे हैं। इस प्रकार भौतिक विज्ञान सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसकी सहायता से हम अन्य क्षेत्रों में, जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
इस प्रकार यदि भौतिक विज्ञान को दूसरी तरह से परिभाषित किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य एवं ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाए उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र की कि भौतिक विज्ञान कहाँ कहाँ और किस तरह से कार्य करता है। भौतिक विज्ञान में कोई भी नियम या सिद्धांत अंतिम नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि यदि आज कोई सिद्धांत या नियम दे दिया गया तो वह अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें नित्य नित्य नई नई खोजें की जाती हैं। आपने अपने आँखों से दिन होते हुए, रात होते हुए तथा इनकी पुनरावृत्ति होते हुए, आपके यहाँ ऋतुएं, चंद्रमा को आपने घटते हुए और बढ़ते हुए भी देखा है, आपने इंद्रधनुष भी देखा है तथा आप यह भी जानते हैं कि समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार ये सारे कार्य बिना भौतिकी के संभव नहीं हो पाते हैं। इस तरह से भौतिकी को अध्ययन करने हेतु अपनी सहायता के लिए उसके गुणों के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है ताकि भौतिकी विज्ञान को समझने में कुछ आसानी मिले। जैसे उनमें से पहला है सामान्य भौतिकी। इसके अंतर्गत यांत्रिकी और द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है ऊष्मा, हीट जिसको कहते हैं। तीसरा है प्रकाश, जिसके कारण सभी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। चौथा है स्थिर विद्युत। पांचवा है धारा विद्युत। छठा है वैद्युत चुंबकत्व और सातवां है आधुनिक भौतिकी। यदि हम लोग इसके मूल संरचना की बात करें तो मूल रूप से भौतिकी के दो ही प्रभाव क्षेत्र होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब स्थूल और सूक्ष्म, जिसमें स्थूल के अंतर्गत हमारी प्रयोगशालाएं तथा खगोल स्तर की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणु, अणु एवं नाभिकीय घटनाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसे क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समझने का प्रयत्न किया जाता है। किंतु वर्तमान में एक अन्य क्षेत्र की भी खोज हुई है जिसे मीजोस्कोपिक फिजिक्स या मध्यकाल भौतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग प्रकृति में लगने वाले कुछ बलों की बात करते हैं। प्रकृति में 4 तरह के मूल बल पाए जाते हैं। मूल बल से तात्पर्य यह है कि यह किसी ने खोजा नहीं है, यह प्रकृति स्वयं हम पर अप्लाई करती है, स्वयं हम पर लगाती है, स्वयं हम उसका अनुभव करते हैं। जिनमें से पहला है गुरुत्व बल। यह किसी भी कण के द्रव्यमान के कारण पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल, यह आवेशित कणों पर लगने वाला बल होता है। आवेशित कणों को कहने का मतलब ये है कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक प्रकार का गुण आ जाता है जिससे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, धूल के छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि वह पदार्थ अब आवेशित हो गया है। तो इस प्रकार आवेशित कणों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। तीसरा नाभिकीय बल है। हम लोग ये जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इस प्रकार प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में जो बल कार्य करता है
जिस कारण वो नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल या नाभिकीय बल कहा जाता है। चौथा, दुर्बल बल। यह बल कुछ निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं में ही कार्य करता है, जिसका परास या जिसका क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं बहुत ही कम होता है। इसका मान गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में काफी कम पाया जाता है। इसका परास लगभग 10⁻⁻16 मीटर का होता है। आज के लिए धन्यवाद।